Hello dear students, welcome on Bodhanam. So this is a different series for the NEET aspirant. ज़्यादातर नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि सर हमने थ्योरी बहुत पढ़ ली है, रिवीजन भी कर लिया है, फॉर्मूले भी याद है, लेकिन उन फॉर्मूले पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन करने जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं हो रहा है। थ्योरी रिवाइज कर ली है, फॉर्मूले भी याद है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो इस सीरीज में अपन उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस सीरीज के अंदर क्या होगा, अपन थ्योरी से क्वेश्चंस पर नहीं जाएंगे, अपन क्वेश्चन से थ्योरी पे आएंगे। मतलब अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से और उसमें इन्वॉल्व जो थ्योरी है, जो फॉर्मूले हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो इसके दो फायदे होंगे, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी हुई है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ रखी है उनका क्या होगा कि क्वेश्चन का सॉल्व करने का मेथड भी आपको नजर आ रहा है, सामने आपके सोल्व हो रहा है, साथ में थ्योरी भी आपको रिवाइज करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो सीरीज है, आज इसका ये फर्स्ट लेक्चर है और इसके अंदर अपन स्टार्ट करें क्लास 11th के सेकंड चैप्टर से, क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इज जस्ट इंट्रोडक्शन। तो उसके अंदर क्या है, बस फिजिक्स क्या है, नेचर से कैसे रिलेशन है इसका, वो सब बताया गया है। तो नीट में वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो जो सेकंड आपका चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे अपन पहली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आ गई है बोर्ड के ऊपर, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो जब भी आपसे यूनिट या डायमेंशन पूछे, यूनिट या डायमेंशन पूछे, तो सबसे पहले जिस क्वांटिटी का आपको क्या पूछा गया है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पूछी गई है, उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, थर्मल कंडक्टिविटी की। तो थर्मल कंडक्टिविटी को अपन किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला याद होगा आपको, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना है। अब सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको पता होना चाहिए। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है उसको कप्पा से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सर क्यू क्या है, डी क्या है, ए क्या है और डेल्टा टी क्या है, उनको समझते हैं। तो आइसोथर्मल प्लेन के बारे में कितने लोग जानते हैं, जानते हैं, अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते हैं वो समझिए कि आइसोथर्मल प्लेन क्या होता है। नाम ही पता चल रहा है आइसोथर्मल। थर्मल मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड है, आइसो का मतलब सेम होना। ऐसा प्लेन जिसके हर एक पॉइंट का टेम्परेचर सेम हो। क्या कहा मैंने, ऐसा प्लेन जिसके हर एक पॉइंट का टेम्परेचर सेम हो, उसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्लेन बोलेंगे। समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए ये अपने जो बोर्ड है, ये पूरा एक प्लेन है, अगर इसके इस पॉइंट का टेम्परेचर, इस पॉइंट का टेम्परेचर, इस पॉइंट का टेम्परेचर, जितने भी पॉइंट्स इस प्लेन पे आ रहे हैं, अगर सभी का टेम्परेचर सेम है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, आइसोथर्मल प्लेन। तो यहाँ पे हमने दो आइसोथर्मल प्लेन ले लिए। मान लीजिए ये पहला है और ये दूसरा प्लेन है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। तो इन दोनों के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा टी। वो क्या है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या है भाई, जिन दो आइसोथर्मल प्लेन के बीच हीट का एक्सचेंज होगा, समझ रहे हो, उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है। स्मॉल डी क्या है यहाँ पे, इन दोनों आइसोथर्मल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। ए क्या है, एरिया है। ये जो प्लेन है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, एरिया है ये। ठीक है, सर क्यू क्या है, क्यू बताता है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, हीट ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, या फिर आप पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो। ठीक है, पर सेकेंड। तो यहां पे अब आपको सारी चीजें पता चल गई कि कौन सी क्वांटिटी किसको बता रही है। अब हमें यूनिट चाहिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया भाई कप्पा। ठीक है, क्यू क्या बता रहा है, क्यू बता रहा है हीट पर सेकंड को। हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। लेकिन क्यू यहां पे क्या है, हीट ट्रांसफर्ड पर सेकंड, यानी कि पर यूनिट टाइम पर सेकंड, तो यानी कि जूल पर सेकंड। ये किसकी यूनिट हो गई भैया, क्यू की यूनिट हो गई। डी क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए मीटर आ गया। ए क्या है, एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर अपन जब भी यूज करते हैं इन फॉर्मूले के अंदर, कोई मतलब रेयर ही केस होगा, अदरवाइज सभी जगह किस में यूज करते हैं अपन, केल्विन में यूज करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई अपन कर लेते हैं। अब आपको पता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होती है, क्या होती है, पावर। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। यानी कि मैं जूल पर सेकंड को क्या लिख सकता हूं,
वाट लिख सकता हूं। ठीक है, ये मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 1 मीटर बच जाएगा, तो वाट डिवाइडेड बाय मीटर इनटू केल्विन। ठीक है, ये किसकी यूनिट आ गई? थर्मल कंडक्टिविटी की, यानी कि कप्पा की या के से, जिससे भी आप डिनोट करना चाहो। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वाट इनटू मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, क्योंकि डिवाइड में है तो अगर ऊपर लिखूंगा तो मैं पावर नेगेटिव यूज कर लूंगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम देख रहे हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, यानी कि पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है मेरी बात? तो जब भी यूनिट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो आपको उससे एसोसिएटेड कोई फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूले की बात की। अब जिन लोगों को फॉर्मूला पहले से आता बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं था वो अब याद कर लीजिए। फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन भी पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे Q क्या है, D क्या है, A क्या है और डेल्टा T क्या है। तो वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज A। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। The damping force on an oscillator is directly proportional to the velocity. Damping force, डैम्पिंग फोर्स मतलब जो मोशन को एक तरीके से रोकने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, तो डैम्पिंग फोर्स है एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के। ठीक है सर। द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यूनिट पूछी गई है यस, किसकी? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कब आता है? जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा? एफ इजिकल्स टू, मान लीजिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को मैं के मान लेता हूँ, ठीक है, के से डिनोट कर देता हूँ, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो ये रिलेशन आ गया सर, कहाँ से आया? जो डेटा दिया हुआ है उससे आया। फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तभी आपका क्या आता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। अच्छा, अब हमसे डायमेंशन या फिर यूनिट जो पूछी गई है वो यूनिट किसकी पूछी गई? इसी की पूछी गई है। तो जिसकी यूनिट पूछी गई है उसके लिए फॉर्मूले को रिड्यूस कर लो। तो के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, और अब ये जो फॉर्मूला है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन लेकर आएगा। फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट अगर हमें लानी है तो फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? कोई भी फॉर्मूला याद कर लो फोर्स का। सर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, और मास किस में मेजर करता है अपन एमकेएस के अंदर? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो? यस सर। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए। तो फोर्स के लिए किलोग्राम, मीटर और सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी के लिए क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। तो इसका सेकंड ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर की भी डिनोमिनेटर में आता है तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, तो यहां से अब इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो गया। तो यहां पे मेरे पास यूनिट क्या बच गई? किलोग्राम पर सेकंड, या फिर मैं किलोग्राम और सेकंड इनवर्स भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, किलोग्राम सेकंड इनवर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अपन आ रहे हैं। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होंगी? ये आपसे पूछ लिया, किसी की भी यूनिट पूछ रहा था, उससे एसोसिएटेड कोई फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट कौन से फॉर्मूले में आता है? याद करो, कूलम्ब लॉ। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 एंड Q2, और अगर इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आ रहा है कुछ याद? और K यहाँ पे क्या है? कूलम्ब कांस्टेंट है, और K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब जो बच्चे 11th क्लास में ही हैं उन्होंने शायद ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये आपके कहाँ आता है? क्लास 12th के अंदर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर स्थिर वैद्युतिकी के नाम से एक चैप्टर आता है, वहां पे आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो जो क्लास 11 में है वो अगर नहीं पढ़े हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं तो और उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, और k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ये हो गया फोर्स। किसकी यूनिट चाहिए मुझे? परमिटिविटी की चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 आर स्क्वायर। ठीक है, अब 4 इज जस्ट अ नंबर, पाई इज ऑल्सो अ नंबर। बाकी जो क्वांटिटी है उनकी यूनिट्स की अपन बात कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स अगर मैं लिखना चाहूं तो चार्ज के लिए यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। तो ये हो गया भाई कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस के लिए मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आ गई? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी ऑप्शन, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is, सबसे पहली चीज है कि भाई स्क्रू गेज क्या होता है। तो स्क्रू गेज यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए। अब स्क्रू गेज क्या होता है? जो बहुत बारीक चीजें होती हैं, जैसे आपको बाल की मोटाई, आपका जो बाल है, हेयर है, अगर हेयर की थिकनेस निकालनी है तो स्क्रू गेज से आप निकाल सकते हो। या फिर आपकी नोटबुक है, नोटबुक के एक सिंगल पेज की थिकनेस निकालनी है, स्क्रू गेज से आप निकाल सकते हो। यानी कि जो बहुत कम थिकनेस होती हैं उनके मेजरमेंट के लिए स्क्रू गेज यूज किया जाता है। स्क्रू गेज में होती हैं बेटा दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है सर्कुलर स्केल। एक होता है मेन स्केल और एक होता है सर्कुलर स्केल। ठीक है, ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि भाई लीस्ट काउंट इतना है। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता कि लीस्ट काउंट क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है वैसे तो लीस्ट यानी सबसे कम। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी एपरेटस का, स्क्रू गेज नहीं, किसी भी एपरेटस का लीस्ट काउंट जो है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये बताता क्या है? ये बताता है कि भाई सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी मीजर की जा सकती है बिना किसी एरर के। यानी कि अगर आप सबसे छोटी थिकनेस अगर स्क्रू गेज से निकाल सकते हो बिना किसी एरर के, दैट इज दिस 0.01 mm। अगर इससे छोटा कुछ भी हुआ तो फिर एरर आएगा, समझ रहे हो? यानी कि अगर सबसे छोटी क्वांटिटी या छोटी डिस्टेंस या छोटी थिकनेस आप जो मेजर कर सकते हो उससे बिना किसी एरर के, दैट इज 0.01 mm, दैट इज लीस्ट काउंट। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए लीस्ट काउंट क्या होता है। अब दो स्केल मैंने बताए, एक मेन स्केल एक सर्कुलर स्केल। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है पिच पूछिए। क्या पूछिए? पिच। तो पिच क्या होती है वो समझो आप। पिच क्या होती है? सर्कुलर स्केल जो है घूमेगा, सर्कुलर घूम रहा है, तो एक पूरा चक्कर लगाने पर, सर्कुलर स्केल एक पूरा चक्कर लगाने के बाद जितनी डिस्टेंस मेन स्केल पे कवर करता है, जितनी डिस्टेंस मेन स्केल पे कवर करता है वो डिस्टेंस क्या होती है? पिच होती है। क्या होती है? पिच। डिस्टेंस measured on main scale in वन रोटेशन ऑफ वन फुल रोटेशन, ज्यादा बेटर रहेगा, फुल रोटेशन लिखे यहाँ पे, वन फुल रोटेशन या फिर कंप्लीट रोटेशन, जैसा भी आप लिखना चाहो, फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। समझ रहे हो? तो सर्कुलर स्केल को जहां से स्टार्ट किया वहीं तक वापस लाने के बाद मेन स्केल पे जो डिस्टेंस आई है वही क्या होती है? पिच होती है। समझ गए? ठीक है भैया, समझ गए क्या होता है चीज। अब जब भी आप पिच निकाल रहे हो स्क्रू गेज की तो फॉर्मूला क्या होगा? लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। समझ रहे हो? अगर पिच निकालनी है तो कैसे निकालोगे? लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो इसने लीस्ट काउंट कितना दिया है? 0.01 mm दिया है। कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे? 50। देखिए 50 डिविजन्स, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जो इसकी जो पिच है
वो कितनी आ जाएगी 0.50 mm। कितनी आ जाएगी 0.50 mm, और इसको आप 0.5 mm भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज की मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से पीछे जाइए और देख कर आइए, ठीक है। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलता हूं। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D are 1%, 2%, 3% एंड 4%। ये क्या कह रहा है, कोई एक एक्सपेरिमेंट है और उसके अंदर 4 क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं, A, B, C एंड D। ए के अंदर जो एरर आ रहा है मेजरमेंट में, समझ रहे हो, मेजरमेंट में, सर मेजरमेंट में एरर कैसे आ रहा है, बहुत सारी गलतियों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से एरर आ सकता है। जैसे या तो इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी हो, या फिर जब अपन ने रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग लेने में अपन ने कोई गलती की कर दी हो, ऐसे टेढ़ा झुक के देखेंगे तो हो सकता है कहीं और अपने को रीडिंग दिखे, समझ रहे हो। तो बहुत सारी गलतियों की वजह से मेजरमेंट में एरर आता है, और ये कह रहा है कि भाई ए के अंदर जो एरर है, परसेंटेज एरर जो है वो 1% है, बी के अंदर 2% है, सी के अंदर 3% है, डी के अंदर 4% है। तो बोले एक क्वांटिटी है एक्स, एक क्वांटिटी है एक्स, क्या कह रहा है आगे देखो, देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स, जहां एक्स की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी के फॉर्म में एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए कि एक क्वांटिटी दे दे आपको और उसके अंदर मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछे, ध्यान देना परसेंटेज एरर नहीं, मैक्सिमम परसेंटेज एरर जब पूछे और उससे रिलेटेड जो क्वांटिटीज है उनका एरर आपको दे दिया जाए, तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है, ध्यान से देखो। वैसे सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे परसेंटेज एरर अगर आपको किसके अंदर निकालनी है, मान लीजिए ए के अंदर निकालनी है, ए के अंदर निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं भाई, कितना एरर है डेल्टा ए अपॉन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है भाई, समझ रहे हो। यानी कि ट्रू वैल्यू होती है एक, असली वैल्यू, रियल वैल्यू, एक मेजर्ड वैल्यू। तो डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए क्या है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस, अंतर, अंतर, हिंदी में अंतर, डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मीजर्ड वैल्यू, यानी कि जो आपने मीजर किया है उसमें और उसकी असली वैल्यू में क्या डिफरेंस है, दैट इज डेल्टा ए, और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, रियल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। तो इन दोनों का रेशियो लेके इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, और जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि रिलेटिव एरर को जैसे 100 से मल्टीप्लाई करते हो वो बन जाता है परसेंटेज एरर। तो जिन बच्चों को पता था परसेंटेज एरर क्या होता है, बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता पता चल गया, बोला सर ये ठीक है। अब इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व करें, तो इसमें ध्यान दो बेटा, होता क्या है कि जब एक क्वांटिटी के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं, तो उसके अंदर जब आप परसेंटेज एरर निकालते हो तो बेसिकली क्या होता है कि पावर आगे आ जाती है और उसका परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं, समझ रहे हो। जैसे समझो, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल्स टू होता a की पावर स्मॉल a और b की पावर स्मॉल b, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता, और a और b की एरर आपको पता होती, और x में पूछा होता परसेंटेज एरर किसके अंदर, x के अंदर। तो कैसे निकालते हैं, ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, और परसेंटेज एरर किसकी, ए की, प्लस बी एज इट इज, और परसेंटेज एरर ऑफ बी, यानी कि पावर को आगे ले आओ और बाकी सबको ऐड करना है, जितने भी क्वांटिटीज हैं उन सबको ऐड ही करना है। अगर कोई डिवाइड में होता, जैसे इसके डिवाइड में होता सी बेस टू द पावर सी, ठीक है, तो ये सी मल्टीप्लाई हो जाता और यहाँ पे आ जाता परसेंटेज एरर ऑफ सी। समझ पा रहे हो मेरी बात। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बेटा ये फॉर्मूला डिराइव होता है, क्या होता है, डिराइव होता है। तो जो अपनी थ्योरी की क्लास है उसमें अपन डिराइव करता है, यहाँ पे अपन डेरिवेशन की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है किस तरीके से सोल्व करना है। अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। देखिए भाई, तो x के अंदर परसेंटेज एरर निकालना है हमें, ठीक है। ए बी सी डी 4 क्वांटिटी हैं, सबसे पहले ए की पावर कितनी है, 2, तो 2 आगे आ जाएगा। और ए के अंदर कितना परसेंटेज एरर है, ए के अंदर कितना है 1%, ये लो।
फिर क्या लगाना है, प्लस। अगली क्वांटिटी पे आओ, बी की पावर कितनी है उसको आगे ले आओ, और बी के अंदर परसेंटेज एरर कितना है, बी के अंदर कितना है 2%, फिर प्लस लगा दो। अगली क्वांटिटी क्या है, सी की पावर कितनी है 1/3, सी के परसेंटेज एरर कितना है 3, फिर प्लस लगा दो। जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन्हीं उनके लिए सक्सेसिवली ऐसा ही करते हुए चलते हैं अपन आगे। तो डी की पावर कितनी है 3, और डी के अंदर परसेंटेज एरर कितना है 4। फाइनल अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहां से भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहां से 4 3 12 आ जाएगा। तो 12 13 14 एंड 2 16%, कितना एरर आ गया 16%। तो इस तरीके से x के अंदर हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर मिल गया। ध्यान देना, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। हो सकता है इसका एरर जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करें तो इससे कम भी आए, दैट इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो फॉर्मूला है ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर का ही है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, पावर जो भी है उसको आगे ले आओ, उसका परसेंटेज एरर प्लस, पावर आगे ले आओ बी का परसेंटेज एरर प्लस, अगली क्वांटिटी क्या सी, पावर आगे ले आओ परसेंटेज एरर, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है अच्छे से? चलिए ठीक है, तो यहां पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सी 16%। क्लियर है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये नीट में पहले पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन जेई में भी आ चुके हैं, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हो? एक नीट के बच्चे के लिए, बायोलॉजी के बच्चे के हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज एन डिविजन्स पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में एन डिविजन्स हैं, ठीक है, किसके अंदर, मेन स्केल के अंदर। सर क्या होता है वो सब बताएंगे अपन। एन डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, एन coincide with n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज, इसमें कोई वर्नियर कैलिपर्स की बात हो रही है। सर क्या होता है, देखो क्या होता है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। सर क्या काम आता है, ये भी बेटा जो छोटी डिस्टेंसेज हैं उनको मेजर करने के काम आता है। जैसे अगर आपको पेन है, जैसे ये मार्कर है मेरा, ठीक है, इसका डायमीटर निकालना है तो वर्नियर कैलिपर से मैं निकाल सकता हूँ। कोई नोटबुक है, उसके अंदर मेरे को 2 3 4 पेजेस की थिकनेस निकालनी है, वो निकाल सकता हूँ, समझ रहे हो? तो जो स्मॉल डिस्टेंसेज हैं वो सब कैलकुलेट इससे कर सकते हैं। इसके अंदर भी बेटा 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, ठीक है, और एक वर्नियर स्केल होता है, समझ रहे हो? जैसे स्क्रू गेज में एक मेन स्केल था और एक सर्कुलर स्केल था, ऐसे ही वर्नियर कैलिपर के अंदर एक मेन स्केल है और दूसरा वर्नियर स्केल है, ठीक है सर? ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। वही लीस्ट काउंट पूछ रहा है। लीस्ट काउंट मैंने स्क्रू गेज वाले प्रॉब्लम में भी बताया थे। लीस्ट काउंट क्या होती है कि उस इंस्ट्रूमेंट से, किस इंस्ट्रूमेंट से, जिस इंस्ट्रूमेंट का आप लीस्ट काउंट निकाल रहे हो, तो वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर से सबसे से छोटी थिकनेस मैं कितनी मेजर कर सकता हूं बिना किसी एरर के, बिना किसी एरर के स्मॉलेस्ट जो मैं थिकनेस मेजर कर सकता हूं इससे, वही क्या है, लीस्ट काउंट। यानी कि सब, लीस्ट मतलब कम से कम, काउंट यानी मापना, आप सबसे कम कितना माप सकते हो, सबसे कम बिना किसी एरर के, वही क्या है, लीस्ट काउंट है, सिंपल। ठीक है सर। तो जो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है किसके लिए, वर्नियर कैलिपर के लिए। किसके लिए, वर्नियर कैलिपर्स के लिए। वो क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लेंथ की बात चल रही है कि 1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी है, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ को, समझ रहे हो? मेन स्केल के अंदर बहुत सारे डिवीजन है, दिख रहे हैं, यस। तो इसमें एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, ऐसे ही वर्नियर स्केल के अंदर भी आपको क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे डिवीजन दिख रहे हैं, यस। इसमें भी एक स्केल की लेंथ कितनी है, वो हो गई वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ, और उसमें इस फॉर्मूले में रख दो तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा, ठीक है सर। फॉर्मूला समझ में आ गया। लेकिन अब ये मेन स्केल डिवीजन की लेंथ और वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ ये कैसे निकालें, तो प्रॉब्लम में सारा डेटा दिया हुआ होता है। देखो, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है, एन डिवीजन है।
तो एक डिवीजन की लेंथ कैसे निकालेगी? देखो भाई, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेन स्केल डिवीजन की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मेन स्केल डिवीजन में कैलकुलेशन की। तो एन डिवीजन की लेंथ कितनी हो गई है? 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है भाई, देखो एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में एन डिवीजन है, ठीक है। तो 1 डिवीजन, कौन सा डिवीजन? मेन स्केल, क्योंकि मेन स्केल की बात कर रहे हैं। तो 1 मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 1/n सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो? एन डिवीजन की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो 1 डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1/n। ठीक है सर, मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू तो आ गई, अब हमें इसकी वैल्यू और चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो सर क्या क्वेश्चन में दी गई है क्या? हाँ दी गई है, थोड़ा सा ट्रिकी किया हुआ है, पढ़ो। क्या कह रहा है? एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के जो एन डिवीजन हैं कोइंसाइड, मतलब एक साथ मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं विद n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब समझ में आया? जैसे अगर मैं n की वैल्यू 10 ले लूं, तो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन जो हैं उनकी लेंथ मेन स्केल के 10-1 9 डिवीजन के बराबर है। क्या कह रहा है ये? n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड, कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ? n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ। यानी कि n-1 डिवीजन मेन स्केल पे जितनी लेंथ ले रहे हैं उतने ही n डिवीजन वर्नियर स्केल पे ले रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो आप समझो, n वर्नियर स्केल डिवीजन लेंथ किसके बराबर है? n-1 मेन स्केल डिवीजन लेंथ की। अरे यही तो बात हुई, कोइंसाइड कर रहा है। इसके n-1 मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ है वो इसके n डिवीजन के बराबर है, किसके? वर्नियर स्केल के। तो 1 VSD लेंथ कितनी हो जाएगी? ये n इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि n-1/n मेन स्केल डिवीजन की। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, और 1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी है? 1/n सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू भी लगे हाथ रख दो, तो ये बन गया n-1/n² सेंटीमीटर। हाँ या ना भाई? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन लेंथ आ गई n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू मेन स्केल डिवीजन की लेंथ के, और मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी है? कहाँ पे है? 1/n सेंटीमीटर ये रही। तो मैंने 1/n रखा, तो 1/n n से मल्टीप्लाई होगा तो n² हो जाएगा, ये आ गया। तो अब देखो मेरे पास ये भी है और ये भी है। ये किसके बराबर है? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ के बराबर है। 1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ ये रही। दोनों का क्या रखना है? मेरे को वैल्यू रखनी है, और काम मेरा हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो, तो लीस्ट काउंट इक्वल्स टू मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी है? 1/n सेंटीमीटर, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी है? n-1/n² सेंटीमीटर। n² कॉमन आ जाए, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो n² एलसीएम आया, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? n, क्योंकि एलसीएम में इससे डिवाइड करो, n से तो n आएगा, तो ऊपर n जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा? 1। तो ये n से मल्टीप्लाई होके आएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होके आएगा, तो ये आ जाएगा n माइनस, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही n-1 ही आएगा, और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो n-n + 1, तो n-n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/n² सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 1/n² सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो देखो कौन सा है? सी ऑप्शन, 1/n² सेंटीमीटर। तो मैंने सारी जो डिटेल है, छोटी से छोटी डिटेल मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स की बताई है। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। नहीं भी आया है, क्या करना है? अच्छे से पता है आपको, पीछे से जाना है, जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है वहां से दोबारा से देखो। यकीन मानो, जितनी बार रिवाइज आप किसी चीज को करते हो ना, दिमाग उसको बिल्कुल एडॉप्ट कर लेता है। जैसे आप अगर बाजार गए हो और बाजार से जब आप घर के लिए चलते हो, तो क्या भी कभी भी आपको घर का
रास्ता सोचने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, आपके पैर अपने आप घर की तरफ चल देते हैं। दिमाग पे जोर डालना पड़ता क्या? नहीं। अगर आप बाइक से गए हो तो बाइक का जो हैंडल है ना, आपके हाथ अपने आप ही घुमा देंगे, आपको दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस गली में जाना है उस गली में जाना है। क्यों? क्योंकि आप बार बार वो चीज कर चुके हो। आप अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहे हो, क्या शर्ट के बटन बंद करते वक्त क्या आप अपने दिमाग से कोई और काम कर सकते हो, कुछ और चीज सोच सकते हो? यस। क्यों? क्योंकि शर्ट के बटन आप रोज बंद कर रहे हो, अब दिमाग की जरूरत नहीं है, दिमाग ऑटोमेट कर रहा है इस काम को, अपने आप कर रहा है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज आप बार बार करते हो, दिमाग को आसान हो जाता है उस चीज को प्रोसेस करना। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सुना होगा आपने, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन ऑल्सो परफेक्ट। ठीक है ना? जरूरी नहीं सिर्फ मैन को ही परफेक्ट बनाती है, वुमेन को भी परफेक्ट बनाती है। इस वहम में ना रहें दैट वीमेन आर परफेक्ट बाय बर्थ, है ना, जन्म से ही परफेक्ट होती है, ऐसा कुछ। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन एन एक्सपेरिमेंट four quantities A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively। सर ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ठीक है, याद आ रहा है कुछ? और मैंने वहां पे बताया भी था, दोबारा से बता रहा हूँ। क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज बाई दिस फॉर्मूला परसेंटेज एरर इन P। अच्छा, अब इसमें एक दिक्कत है, यहाँ पे जो है ना, ये परसेंटेज एरर ये दे देता है, लेकिन एक्चुअल में जिस तरीके से जो एरर निकलता है ना, वो बेटा निकलता है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। क्या निकलता है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकलता है यहाँ से जो निकलता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना? हाँ, तो ये कह रहा है कि भाई एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर चार क्वांटिटी इन्वॉल्व है, चार फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है। एक के अंदर जो एरर आ रहा है मेजरमेंट करने में, नापने में दिक्कत जो हो रही है वो आ रही है 1% की, बी में 2% की, सी में 3% की और डी में 4% की। और इन चार क्वांटिटी से क्वांटिटी बन रही है पी, इन चार क्वांटिटी से एक सिंगल क्वांटिटी बन रही है पी। और पी के जो फॉर्मूला है दैट इज पी इक्वल्स टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी। तो बोला पी में कितना परसेंटेज एरर आएगा ये बताओ। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था मैंने कि जिस भी क्वांटिटी का पूछे, परसेंटेज एरर एन पी का पूछ रहा है, तो ये कितनी क्वांटिटी से बल्क मिलकर बना है वो ही डिसाइड करेंगी इसका एरर। क्या करना होता है? पावर को आगे ले आओ। तो सबसे पहले ए देखो, ए है इसके अंदर, तो ए की पावर है 3, 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए। समझ रहे हो कि ए में कितना परसेंटेज एरर है? फिर क्वांटिटी क्या है सर? बी है, बी की पावर आगे ले आओ 2, परसेंटेज एरर ऑफ बी। फिर अगली क्वांटिटी क्या है सर? सी है, सी की पावर आगे ले आओ, पावर कितनी है सर? 1। किससे मल्टीप्लाई करना है? परसेंटेज एरर ऑफ सी से। प्लस और भी कोई क्वांटिटी के? यस सर। कितनी है क्वांटिटी? डी है, डी की पावर कितनी है? 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ डी। अगर मान लो इसके अंदर एक और चीज होती, ई और होता, तो प्लस ई के लिए भी सेम प्रोसेस अपन फॉलो करते। पावर को आगे लिखना है और उस क्वांटिटी की परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर अगली क्वांटिटी पे बढ़ जाना है, एंड सो ऑन। समझ रहे हो? पहले मैंने ए के लिए लिखा, देखो पावर आगे लेके आया, परसेंटेज एरर ऑफ ए, फिर बी की पावर परसेंटेज एरर ऑफ बी, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे। ठीक है सर, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये डिराइव होता है बेटा, ये जो फॉर्मूला है दैट कैन बी डिराइव्ड, ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 और परसेंटेज एरर ऑफ ए कितना है? यहाँ पे ए के लिए 1% है, प्लस बी के लिए 2% है, सी के लिए 3% है, तो 1 इंटू 3% 3 होगा, और 1 इंटू 4 4% हो जाएगा डी के अंदर। तो 4 और 3 7, 2 2 जा 4, तो 7 और 4 11 एंड 3 14। तो टोटल कितना आ गया? टोटल पी के अंदर कितना परसेंटेज एरर आ गया? 14%। कितना आ गया? 14%। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? सी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, A student measures the distance traversed in free fall of a body। ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉडी है, जैसे मान लो ये है, और इसको मैं ऐसे कैसे यहाँ पे छोड़ दूं, तो जब मैंने छोड़ा उस वक्त इसकी स्पीड 0 थी, इनिशियली रेस्ट पे थी ये, है ना? तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन की बात हो रही है फ्री फॉल की। तो मान लीजिए शुरुआत में ये यहाँ पे था, कोई भी, जैसे मान लीजिए बॉल थी और इसका फ्री फॉल हो रहा है, नीचे आ रही है ये, ठीक है। ही यूजेस दिस डेटा, और यहाँ से वो डेटा कैलकुलेट करता है टू एस्टिमेट जी। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना? अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन महसूस होती है कोई भी ऑब्जेक्ट पे, वो है ये। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी लिखा हुआ भी है यहाँ पे। इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम आर E1 एंड E2। तो बोले डिस्टेंस और टाइम में अगर मैक्सिमम परसेंटेज एरर E1 और E2 है, तो जी के अंदर
जी के एस्टिमेशन में कितना परसेंटेज एरर होगा ये बताओ। तो आपको परसेंटेज एरर बता दी किसका, डिस्टेंस और टाइम का, और पूछ किसका लिया, ग्रेविटी एक्सेलरेशन का। तो सबसे पहले आपको एक ऐसे रिलेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन यानी कि जी को डिस्टेंस और टाइम से रिलेट कर रहा हो। समझ रहे हो, मतलब आपको एक ऐसा समीकरण बनाना पड़ेगा, एक ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा जहां पर जी, डिस्टेंस डी और टाइम टी के बीच में कोई संबंध आ जाए, कोई रिलेशन आ जाए। ठीक है, अब ये तीन है तो अब ऐसा नहीं कि थ्रीसम करेंगे ये हैं। तो देखो ये नीचे आ रहा है तो देखो आपने देखा होगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, न्यूटन के गति के समीकरण, हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन। अगला क्या था, डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस को एस से लिखते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यही बात है, यस सर। अब आपको ऐसा फॉर्मूला इसमें से निकालना है जिसके अंदर डिस्टेंस की बात हो रही हो, टाइम की बात हो रही हो और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो रही हो। तो इसके अंदर देखो डिस्टेंस नहीं है तो इसको हटा दो, इसके अंदर डिस्टेंस है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है, मतलब काम हो जाएगा। यस ठीक है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे s तो है डिस्टेंस कवर्ड, जैसे मान लीजिए यहाँ के बाद ये यहाँ पे आ गई बॉल, तो ये जो डिस्टेंस कवर हुई ये है s, और इसको कवर करने में कितना टाइम लगा वो हो जाएगा t। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ वो है g। इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल तो है कहाँ पे है, रेस्ट पे है, तो ये तो जीरो हो गया, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या है g और टाइम हो गया टी स्क्वायर। अब हमें तो g के अंदर एरर निकालना है, तो इस फॉर्मूले को रिड्यूस कर लो g की फॉर्म में। तो मैं g को अगर एक तरफ रख लूं तो मैं g इक्वल टू लिख सकता हूं 2s अपॉन टी स्क्वायर। यस, अब g के अंदर परसेंटेज एरर निकालना है, वो s और t पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो फॉर्मूला आपका आ गया, बस काम आसान है। कैसे करते हैं, आगे जो भी नंबर हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू, उन सबको भूल जाया करो, और परसेंटेज एरर किसके अंदर निकालना है, जी के अंदर। किस कौन कौन सी क्वांटिटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं उनका लिख लो, परसेंटेज एरर ऑफ एस प्लस परसेंटेज एरर ऑफ टाइम, और ये जो है मल्टीप्लाई होंगे किससे, इनकी पावर से। तो एस की पावर कितनी है 1, तो 1, टाइम की पावर कितनी है 2, तो 2। समझ में आ रही है मेरी बात, यानी कि पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर को आगे ले आओ और उसके बाद उसका परसेंटेज एरर लिख दो, पावर को आगे ले आया टाइम का और परसेंटेज एरर लिख दिया। इस तरीके के दो क्वेश्चन अपन पहले भी सोल्व कर चुके हैं। तो डिस्टेंस के अंदर कितना एरर है E1, तो E1 प्लस टाइम के अंदर कितना है E2, तो 2 आगे है तो 2E2। तो जी के मेजरमेंट के अंदर जो परसेंटेज एरर आ रहा है यहाँ पे मैक्सिमम, वो कितना आ रहा है E1 प्लस 2E2, कितना आ रहा है E1 प्लस 2E2। तो यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन देखो कौन सा है, बी ऑप्शन। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व। कुछ नहीं करना, पावर को आगे ले आओ और उस क्वांटिटी का परसेंटेज एरर प्लस करके जितनी भी क्वांटिटी उस फॉर्मूले में आ रही हैं, जैसे यहाँ पे 2 ही क्वांटिटी आ रही हैं एस और टी, तो 2 के लिए लिख दिया। एक और क्वांटिटी होती मान लीजिए कुछ इन्वॉल्व होता तो उसके लिए भी सेम चीज करते, कॉन्स्टेंट वगैरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 होता, 4 होता, पाई होता, कोई कॉन्स्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू जो होती है उनका कोई रोल नहीं होता है परसेंटेज एरर निकालने में, ठीक है ओके। और ये चीज अपन ने न्यूटन के जो इक्वेशन है मोशन के वहां से कैलकुलेट की है। सो हियर इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, if the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in the determination of the volume of the sphere। सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई रेडियस पावर 3, यही होता है। यस, वॉल्यूम के अंदर आपको क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए, और रेडियस के अंदर आपको दी हुई है। तो वॉल्यूम सिर्फ रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, 4/3 कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं आएगा, पाई भी एक फिक्स वैल्यू है, कोई रोल नहीं आएगा। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस, तो 3 इंटू रेडियस के अंदर परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 2%, तो वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा 6%, कितना आ जाएगा 6%, ठीक है। तो अगर रेडियस के मेजरमेंट में 2% का एरर है तो वॉल्यूम के मेजरमेंट में कितना एरर आ जाएगा 6%। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं।
द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। एक क्यूब है हमारे पास, क्या है, एक क्यूब है भैया, ये लो, ठीक है, एक क्यूब है। अब इसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं, डेंसिटी को अपन डिनोट करते हैं रो से, और रो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होता है, यस। लेकिन इसकी डेंसिटी अपन किससे निकाल रहे हैं, इस क्यूब का मास निकाला है, और इस क्यूब की जो साइड्स हैं उसकी लेंथ मेजर की गई है, देखो मास, तो मान लीजिए इसका मास कितना है m, और इसकी जो साइड जो है वो कितनी है a। तो आपको पता है एक क्यूब का जो वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, साइड क्यूब, तो साइड कितनी है a, अगर अपन मान के चल रहे हैं तो a क्यूब। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी का, मास डेंसिटी का फॉर्मूला, समझ गए, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब आपको देखो मास के अंदर एरर दिया हुआ है और लेंथ के अंदर भी एरर दिया हुआ है, और आपको किसके अंदर एरर पूछा गया है, मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, मैक्सिमम एरर किसके अंदर, डेंसिटी के अंदर। तो फॉर्मूला आ गया, उसके बाद काम आसान हो जाता है, परसेंटेज एरर इन रो इक्वल्स टू एम की पावर, जितनी भी क्वांटिटी है सभी पे डिपेंड करेगा, आगे कोई कांस्टेंट होता, 4 होता, पाई होता, उन सब पे डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट नंबर्स पे, फिक्स्ड वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ जो चीज वेरी कर सकती है उन पे डिपेंड करेगा। तो मास की पावर कितनी, 1 इनटू परसेंटेज एरर इन मास, प्लस लगा दो। फिर और क्या है इसके अंदर, सर साइड है, लेंथ है, लेंथ, लेंथ की पावर कितनी है, 3 इनटू परसेंटेज एरर इन साइड्स लेंथ, साइड यानी कि भुजा, हाँ। क्या और कोई क्वांटिटी क्या, नहीं सर बस इतना ही है, बस काम खत्म हो गया। फिर कोई और क्वांटिटी होती तो प्लस लगा के उसके लिए भी सेम तरीके से आगे लिखते। तो मास के अंदर कितना एरर है, 3%, तो 3 इंटू 1 3% आ जाएगा, प्लस लेंथ के अंदर कितना, मेजरमेंट के अंदर कितना एरर है, 2%, तो 2% को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6, तो 6%। तो टोटल एरर इन मास डेंसिटी कितना आ जाएगा, 9%, कितना आ जाएगा, 9%। तो देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले फॉर्मूला आपको आना चाहिए जिस क्वांटिटी के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज एरर दिया गया है। जनरली ये फॉर्मूला भी दिया जाता है, इससे पहले जब अपन ने क्वेश्चन किए थे तो वहां पे हमें फॉर्मूला दिया गया था, नहीं दिया गया तो आप सिंपली निकाल सकते हो। और उसके बाद जो क्वांटिटी आई उनमें फिक्स्ड वैल्यू को तो भूल जाओ, जैसे यहाँ पे 4 होता है या पाई होता है या 3 होता है, उन सबको भूल जाओ ठीक है। जिनकी क्वांटिटी जो वेरी कर सकती है, फिजिकल क्वांटिटी, उनकी पावर को आगे लगाओ, मास की इनटू इसके अंदर परसेंटेज एरर, साइड है, साइड का पावर कितना है, 3, तो 3 आगे आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन दिस क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% and 3% respectively, okay. The errors in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed। तो सबसे पहले सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज एरर चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के अंदर फिक्स्ड वैल्यू सबको भूल जाओ, मास है और स्पीड है यानी कि वेलोसिटी है। तो मास की पावर कितनी है, 1, तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन मास, फिर प्लस दूसरी क्वांटिटी कौन है, स्पीड है, पावर कितनी है सर, 2, तो 2 आ गया जाएगा इंटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। अगर एक और क्वांटिटी होता तो प्लस लगा के उसके लिए भी लिख देते, ठीक है। बस अब देखो क्या कह रहा है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, मास के मेजरमेंट में कितना है 2%, स्पीड के मेजरमेंट में कितना है 3%, तो मास का कितना है 2%, 2 इंटू 1 2% ही आएगा, प्लस वेलोसिटी में कितना है 3%, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6%। तो टोटल एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा 8%, कितना 8%। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है,